Hello everyone, good evening. Welcome to all of you on Civil Engineering with आर कुमार। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट ही जो है आपको जल्द ही स्टील यूनिट 2 का वीडियो मिलेगा। ये यूनिट 1 का पार्ट 2 है। अभी तक हमने जो पार्ट 1 में अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। यूनिट 1 के कन्वेंशन फॉर मेंबर्स तक हमने जो है कवर कर लिया था। आज हम लोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोड होते हैं जो स्टील स्ट्रक्चर्स पे वर्क करते हैं। तो ये हमारा यूनिट 1 का ही टॉपिक है। तो आइए हम सबसे पहले लोड्स के बारे में, जितने भी लोड्स हैं इरेक्शन लोड्स तक, सारे लोड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके डिज़ाइन फिलॉसफीज़ के बारे में बात करेंगे। और लोकल बकलिंग हम लास्ट यूनिट में पूरा चैप्टर ही है कंप्रेशन मेंबर, जिसमें कि आपका बकलिंग टॉपिक है, तो उसको हम वहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होती है, लिमिट एलएसएम मेथड क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है डिज़ाइन का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोड्स के बारे में बात करते हैं। तो किसी स्टील स्ट्रक्चर्स पे अगर हम बात करें तो लोड्स बेसिकली जो है टोटल 9 टाइप्स के लोड्स वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो पहला लोड है वो लोड्स ड्यू टू ऑक्यूपेंट्स, इसको डेड लोड भी बोलते हैं। ऑक्यूपेंट्स का मतलब है कि जैसे स्टील स्ट्रक्चर का खुद का अपना वेट हो गया, वो सब डेड लोड के अंतर्गत आता है। सेकंड है मूवेबल या मशीनरी इक्विपमेंट, फर्नीचर, इसे लाइव लोड बोलते हैं। जैसे जो मूवेबल है, अगर आप किसी रूम को डिज़ाइन करते हैं तो आज अगर उसमें फर्नीचर कुछ चेयर्स वगैरह रखे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो पूरी ज़िंदगी वहीं पड़ा रहेगा, इसे चेंज भी किया जा सकता है, इसलिए इसे मूवेबल लोड भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्नो लोड, मीन्स बर्फ़ का लोड। एंड नेक्स्ट है फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर आप देख सकते हैं जो आपके टैंकर्स होते हैं, जिसमें जो है पेट्रोल वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह जो है, या फिर वाटर टैंक होते हैं, आप देखते होंगे पानी की टंकी नगर निगम से आप मंगाते हैं, तो इन सब में फ्लूइड पानी भरा रहता है, जो कि फ्लूइड प्रेशर या फ्लूइड लोड होता है एक प्रकार से। नेक्स्ट है आपका अर्थ प्रेशर एंड नेक्स्ट है आपका अर्थक्वेक। 6 नंबर है आपका अर्थक्वेक फोर्सेस। तो अर्थक्वेक फोर्सेस बेसिकली जो है आप अर्थक्वेक के दौरान जो है ये इंड्यूस होता है। नेक्स्ट है ब्लास्ट फोर्सेस एंड नेक्स्ट है थर्मल फोर्सेस। थर्मल फोर्सेस के बेसिकली जो है आपका टेम्परेचर से रिलेट करता है। जानते ही आप जब टेम्परेचर बढ़ता है तो तो स्टील स्ट्रक्चर एक्सपेंस होता है, उसकी वजह से जो है स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है विंड फोर्सेस। तो जो फर्स्ट अगर हम बात करें कि इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें तो जो फर्स्ट एंड सेकेंड लोड है, डेड लोड एंड लाइव लोड, ये बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी जो भी लोड्स हैं इनके लिए अलग अलग जो है कोड डिसाइडेड है, वहाँ पे ये लोड्स की वैल्यू दी रहती है, तो आप जो है वहाँ से डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। कभी कभी जो है आपको इसे सुपर इम्पोज्ड लोड भी कहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं लोड्स के बारे में। तो डेड लोड, अगर हम बात करें कि डेड लोड्स क्या होते हैं, तो द डेड लोड इन अ बिल्डिंग सेल कंप्राइजेज द वेट ऑफ वॉल्स, पार्टीशन, फ्लोर्स एंड रूफ्स एंड सेल इंक्लूड द वेट्स ऑफ ऑल अदर परमानेंट कंस्ट्रक्शन इन द बिल्डिंग। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि डेड लोड जो होता है हमारा, वो बिल्डिंग का खुद का अपना सेल्फ वेट होता है, जैसे उसकी दीवारें, उसके छत और उसकी पार्टीशन मीन्स विभाजक दीवारें, उस और एंड से रूफ्स, ये सारे जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन जो भी किसी भी बिल्डिंग में होते हैं या स्टील स्ट्रक्चर में होते हैं, वो सभी लोड्स आपके डेड लोड के अंतर्गत आते हैं। कुछ जो डेड लोड्स हैं, डेड लोड्स की जो वैल्यूज़ है आप यहाँ देख सकते हैं। ये अगर आप डेड लोड्स की वैल्यू जानना चाहते हैं किस स्ट्रक्चर के लिए क्या डेड लोड वैल्यू होती है, तो आप इंडियन स्टैंडर्ड 1911 1967 का कोड को प्रीफर कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बिटुमिनस सब्सटेंसेस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, और इसकी डेंसिटी यहाँ पे दी गई है, मास डेंसिटी पर मीटर क्यूब में। और यहाँ एग्जीक्यूटेड मटेरियल, यहाँ लिक्विड्स है, यहाँ स्ट्रक्चर्स है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल ब्रिक की बात करें तो 1600 से 1920, सीमेंट की बात करें 1440, चॉक की बात करें 2040। तो ये सारे जो है आपके स्टील स्ट्रक्चर के लोड्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं लाइव लोड क्या होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइव लोड्स आर आल्सो कॉल्ड सुपर इम्पोज्ड लोड, मीन्स लाइव लोड को सुपर इम्पोज्ड लोड भी कहते हैं। इसमें जो है ये क्या कंसिस्ट करता है, इसमें कौन कौन से लोड आते हैं, तो कंसिस्ट ऑफ मूविंग और वेरिएबल लोड्स, मीन्स इसमें ऐसे लोड आते हैं, ऐसे भार आते हैं जो बदलते रहते हैं ड्यू टू
पीपल और ऑक्यूपेंट्स मीन्स लोगों के द्वारा या फिर वहाँ पे जो भी फर्नीचर रखा गया है या टेम्परेरी स्टोर है, मशीनरी जो भी रखी गई है, ये सारे लोड्स जो है आपके लाइव लोड्स के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं इम्पोज्ड लोड की बात करूं या फिर लाइव लोड की बात करूं तो आप इसको इंडियन स्टैंडर्ड 875 1987 के कोड में आप इसे पा सकते हैं। ये डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग के देख लीजिए तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में जैसे बॉयलर रूम है, स्टोर रूम है, गैराज है, बालकनी है, ड्वेलिंग हाउसेस है, होटल्स हैं, इन सब के लिए जो आपका लोड है, यूडीएल लोड ये है और कंसनट्रेटेड लोड आपका ये कंसीडर किया जाता है इम्पोज्ड लोड में। इसी प्रकार से आपका एजुकेशनल बिल्डिंग्स है, उनके लिए जो वैल्यूज़ हैं आप जहाँ पे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही आपको इसको आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में या कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, बट एक रफ आइडिया होना चाहिए आपका कौन से लोड कैसे कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशन लोड, तो आप उनकी वैल्यूज़ आप इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, तो उसके लिए आपकी ये सारे लोड्स कंसीडर किए जाते हैं ना। तो ये हमारे हो गए बेसिकली। अगर मैं सिलेबस की बात कर लूँ तो सिलेबस हमारा डेड लोड हो गया है, लाइव लोड हो गया है। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल लोड्स की। इन्वायरमेंटल लोड्स में आपके बेसिकली जो है जो लोड कंसीडर किया जाता है इन्वायरमेंटल लोड में, तो इन्वायरमेंटल लोड में आपका आता है विंड प्रेशर, ठीक है, विंड लोड आता है बेसिकली, जो कि आपका इन्वायरमेंटल लोड्स में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये वायु जो है वायुमंडल के द्वारा ही जो है आपका विंड लोड्स में। हम देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे तो विंड इज़ द एयर इन मोशन रिलेटिव टू द सरफेस ऑफ द अर्थ सिंस द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर मोशन आर रिलेटिवली स्मॉल स्पेशली नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। द टर्म विंड डिनोट्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर। बेसिकली ये कहना चाहता है कि आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस के पर जो होता है विंड का जो वायु का दाब होता है या वायु जो फोर्सेस लगते हैं, विंड फोर्सेस लगते हैं या विंड लोड लगता है, वो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप टॉल बिल्डिंग्स में जाते हैं, जैसे जैसे आप सरफेस को छोड़ के ऊपर की ओर बढ़ते हैं, विंड प्रेशर जो है हवा का प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इस लोड्स को अगर आपकी जो स्ट्रक्चर है अगर वो 10 to 30 मीटर्स है तो वहाँ पे आपको जो है कि इसका लोड जो है कंसीडर किया जाता है। अच्छा, इसकी वैल्यूज़ अलग अलग जोन के अनुसार अलग अलग होती है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आइए उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए, विंड लोड को बेसिकली कंसीडर करने के लिए आप कुछ लोड्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। पहला आपका है बेसिक विंड प्रेशर, जो कि आपका 1916 में दिया गया था। इसे इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको कोड में नहीं है, इसलिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो P सफिक्स स्मॉल e इक्वल टू CS मल्टीप्लाइड बाई C अल्फा मल्टीप्लाइड बाई CG मल्टीप्लाइड बाई Q। तो जहाँ C सफिक्स S क्या है, एक कोफिशिएंट है जो कि आपकी इस शेप स्ट्रक्चर के शेप पे, जो भी स्टील स्ट्रक्चर आपने बनाया है, जो भी बिल्डिंग बनाई है उसके आकार कैसा है उस पर डिपेंड करता है। C अल्फ़ा क्या है आपका, ये टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। टोपोग्राफी आप क्या कैसे कहेंगे, जैसे कि कोई आपका प्लेन रीजन है या पहाड़ी क्षेत्र है, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, तो ये टोपोग्राफी का मतलब आपका वो हो गया जो C अल्फ़ा की वैल्यू है। नेक्स्ट है आपका CG है आपका, ये स्ट्रक्चर की साइज़ कैसे है, 10 मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा है। जैसे कि आप बुर्ज खलीफा ले लीजिए तो वो भी आपका स्टील स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो है ग्लास की फ्रेमिंग की गई है, तो उसके लिए जो आपकी वैल्यूज़ होगी वो अलग होगी। अब बात करें Q क्या है आपका, तो ये डायनेमिक प्रेशर इंटेंसिटी है आपका, जो भी विंड प्रेशर है उसकी इंटेंसिटी है, तीव्रता है। अब Q इक्वल टू क्या होता है, तो Q इक्वल टू होता है हाफ रो V स्क्वायर H। रो क्या है आपकी हवा की डेंसिटी है और आपका VH क्या है, डिज़ाइन विंड वेलोसिटी है। डिज़ाइन विंड वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो V स्मॉल h कैपिटल H अपॉन स्मॉल h पर पावर 1 बाई अल्फ़ा, जहाँ VH जो है आपका बेसिक डिज़ाइन विंड स्पीड है h हाइट पे, और अल्फ़ा जो है आपका एक सरफेस रफनेस है, जो कि आपके उस स्ट्रक्चर्स पे क्या रफनेस है जिसकी वजह से वो कितना उसको सह पाएगा, उसके लिए आपको है।
पी सफिक्स स्मॉल इज इक्वल टू सी एस से अल्फा सी जी इंटू क्यू है। तो अगर हम क्यू की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे तो हमें जो नया फार्मूला मिलेगा वो होगा पी इज इक्वल टू पी सफिक्स स्मॉल इज इक्वल टू, जिसे बेसिकली बोलते हैं हम बेसिक विंड प्रेशर इज इक्वल टू हाफ सी एस मल्टीप्लाइड बाई सी अल्फा मल्टीप्लाइड बाई सी जी मल्टीप्लाइड बाई रो वी स्क्वायर एच इन ब्रैकेट कैपिटल एच बाई स्मॉल एच पर पावर 2 बाई अल्फा। नेक्स्ट जो वैल्यू है और जो फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका, वो है आपका डिज़ाइन विंड स्पीड। तो डिज़ाइन विंड स्पीड का जो फार्मूला है इसे रिप्रेजेंट करते हैं वी स्मॉल जेड से, और वी जेड इक्वल टू होता है वी बी मल्टीप्लाइड बाई के वन मल्टीप्लाइड बाई के टू मल्टीप्लाइड बाई के थ्री, जहाँ वी बी क्या है आपका बेसिक विंड स्पीड है मीटर पर सेकेंड में एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। K1 क्या है प्रोबेबिलिटी फैक्टर है या इसे रिस्क कोफिशिएंट भी कहते हैं। K2 इक्वल टू टेरेन या हाइट के अनुसार इसकी कोफिशिएंट वैल्यू होती है। K3 टोपोग्राफी फैक्टर है। अब अलग अलग जोन के लिए K1 K2 K3 के लिए वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, जो कि मैं आपको टेबल के अनुसार दिखा देता हूँ। अगर हम बात करें कि इसको कहाँ पाएंगे तो आप इसे इंडियन स्टैंडर्ड, ये जो सारे जो फैक्टर हैं आप पा सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 875 पार्ट 3 में आपको ये कोड में मिल जाएगा। ये वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी अगर एग्ज़ाम में या कंपटीशन में पूछा जाता है कोफिशिएंट वैल्यू दी रहती है, क्योंकि इतनी सारी सिटीज़ हैं, हर सिटीज़ के लिए आपको विंड स्पीड का अलग अलग K1 K2 K3 की फैक्टर्स वैल्यू याद रख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी। तो आइए देखते हैं K1 K2 K3 की वैल्यू कहाँ से हम कंसीडर करते हैं। ये आपका बेसिक विंड प्रेशर है, VB की वैल्यू है, जो कि आपकी अलग अलग सिटी के लिए, आगरा के लिए बात करें 47, अहमदाबाद के लिए बात 39, अजमेर के लिए 47, अल्मोड़ा के लिए 47। तो इस तरीके से डिफरेंट सिटीज़ के लिए VB की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। ये बेसिक डिज़ाइन स्पीड है। अब बात करते हैं K1 की प्रोबेबिलिटी की। तो ये फैक्टर आपको याद होना चाहिए। VB जो है पहला K1 जो वैल्यू है उसे प्रोबेबिलिटी फैक्टर या रिस्क कोफिशिएंट कहते हैं। ये बेसिक विंड स्पीड की वैल्यूज़ के अनुसार 50 साल के रिटर्न पीरियड के लिए जो है डिज़ाइन लाइफ के लिए अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो K1 की वैल्यू निम्न प्रकार है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर किसी भी बिल्डिंग को K1 की बात करें हम, तो किसी भी बिल्डिंग के लिए अगर कोई बिल्डिंग आपकी 50 साल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं और उसकी विंड स्पीड VB की वैल्यू, ठीक है, ये सारी जो वैल्यूज़ दी हैं ये आपकी VB की वैल्यू है। तो अगर VB की वैल्यू 33 है तो उसके लिए वैल्यूज़ ये हैं, 39 है तो ये है। तो इस प्रकार से आपको ये K1 की वैल्यू, ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, टाइप ऑफ बिल्डिंग है, ये कितने साल के लिए उस बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं वो वैल्यू है। ये आपकी विंड स्पीड है डिफरेंट, और हर एक विंड स्पीड के लिए K1 का फैक्टर, K1 जो रिस्क फैक्टर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार हम बात करते हैं K2 की। अगर हम K2 की बात करें तो K2 की वैल्यू आपकी, इसे टेरेन हाइट या स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो अगर आपकी बिल्डिंग का जो भी बिल्डिंग है या जो भी स्टील स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसकी हाइट अगर इस प्रकार है 10 मीटर है और क्लास A-B-C। अब क्लास A-B-C क्या होता है तो इसको पहले जान लेते हैं। अगर हम क्लास की बात कर लेते हैं तो क्लास की बात करते हो तो ये टेरेन फैक्टर है। मतलब टेरेन का मतलब बेसिकली आप इस तरीके से समझते हैं कि उस बिल्डिंग की हाइट क्या है। रिस्क फैक्टर K1 की हम बात कर चुके हैं। और K2 की बात करते हैं तो K2 जो है आपका क्लास A की बिल्डिंग से आता है, जो कि उनकी हाइट या फिर टेरेन फैक्टर जो है लेस देन 20 मीटर है। क्लास B के अंतर्गत 20 से 50 मीटर की बिल्डिंग्स आती हैं, क्लास C के अंतर्गत 50 मीटर से अधिक आती हैं। और अगर हम बात करें इसमें कौन सी डायमेंशन ली जाती है तो बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रेटेस्ट डायमेंशन, मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल या फिर उसकी वर्टिकल दोनों में जो सबसे अत्यधिक जो वैल्यूज़ होगी उसी को हम जो है आपकी जो है टेरेन फैक्टर की हाइट की वैल्यूज़ लेते हैं। ओके, नाउ डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए अगर हम बात करें वैल्यूज़ की बात करें तो आपकी अलग अलग होती हैं। आप देख सकते हैं ये हाइट दी है, उसके अनुसार क्लास A, क्लास B, क्लास C किस टाइप की वो बिल्डिंग है उसके अनुसार जो K2 की वैल्यू है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग
है। अगर हम बात करें कैटेगरी के लिए, यहाँ पे कैटेगरी भी आप देख रहे हैं, टेरेन कैटेगरी 1 2 3 4। तो टेरेन कैटेगरी 1 2 3 4 क्या होते हैं, तो उसकी बात करें तो कैटेगरी 1 में जो भी आता है वो आपकी सी कोस्ट होती है या ओपन फील्ड होती है। ऐसे कोई स्टील स्ट्रक्चर जो समुद्र के किनारे बना हुआ है तो उस कैटेगरी 1 में आती है। कैटेगरी 2 में आती है एयर फील्ड्स की में आती है। कैटेगरी 3 में स्मॉल टाउन एंड सिटीज़, छोटे शहर आते हैं या कस्बे आते हैं। और कैटेगरी 4 में आपकी लार्ज सिटीज़ आती हैं, बड़ी सिटी आती हैं। तो उनके अनुसार जो है यहाँ पे आपको अलग अलग K2 की वैल्यूज़ दी हुई है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं K3। अगर हम K3 की बात करें तो K3 की वैल्यू होती है टोपोग्राफी फैक्टर है, और ये जो है आपकी वैल्यूज़ डिपेंड करती है निम्न पे। अगर स्लोप लेस देन 3 डिग्री है, उस टोपोग्राफी उसका जो क्षेत्र है या स्लोप है बेसिकली, अगर उस क्षेत्र का वो 3 डिग्री से कम है तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 ली जाती है। अगर मोर देन 3 डिग्री है तो 1 से 1.36 तक जो है इसकी वैल्यू कंसीडर की जाती है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम K4 की वैल्यूज़ पे। तो K4 जो वैल्यू है ये आपका साइक्लोनिक रीजन, जहाँ पे जो है साइक्लोन वगैरह चक्रवात वगैरह आते हैं तो वो फैक्टर है। तो ये साइक्लोन है। अगर हॉस्पिटल स्कूल के लिए अगर आप बात करें तो K4 की जो वैल्यू होती है 1.3 ली जाती है। कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो उसके लिए 1.15 ली जाती है, और अदर कोई बिल्डिंग है तो उसके लिए 1 ली जाती है। तो हमने बेसिक डिज़ाइन जो है स्पीड की वैल्यूज़ आप यहाँ से आपको पता होगा कि हमने डिज़ाइन विंड स्पीड VZ = K1 K2 K3 K4 मल्टीप्लाइड बाई VB की वैल्यू हमने हमने जान लिया K1 K2 K3 K4 है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। K1 जो है आपका रिस्क फैक्टर है, K2 जो है टेरेन हाइट है, K3 टोपोग्राफी है, उस क्षेत्र का स्लोप है, K4 जो है कोस्टल या साइक्लोन क्षेत्र है, VB डिज़ाइन विंड स्पीड है, जो आपकी को अलग अलग शहर के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती है, जो कि मैंने आपको अभी दिखा भी दिया था टेबल में। अब नेक्स्ट आते हैं, एक वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं डिज़ाइन विंड प्रेशर। डिज़ाइन विंड प्रेशर इक्वल टू वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी PZ = 0.6 VZ स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड में। अगर हम बात करें कि VZ क्या होता है, ये आप पहले से डिस्कस कर चुके हैं हम। ये आपका बेसिक डिज़ाइन विंड प्रेशर है, वैल्यू है, और 0.6। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि PD इक्वल टू क्या है आपका KD मल्टीप्लाइड बाई K इंटू KC इंटू PZ। KD जो है डायरेक्शनल कोफिशिएंट है आपका, K जो है एवरेज एरिया की वैल्यू है, KC कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट है। सच एज सेक्शन चेंज एट एनी कनेक्शन, कोई भी सेक्शन, कहीं पे 2 स्टील स्ट्रक्चर जुड़ रहे हैं और कहीं पे अचानक उसका सेक्शन चेंज हो रहा है तो उसके लिए कोफिशिएंट वैल्यू है। तो PZ = 0.6 VZ स्क्वायर वैल्यू होती है, और आपको ये पता होना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि आप जो है किसी भी बिल्डिंग का आपको फैक्टर, टेरेन फैक्टर्स दे दिए, K1 K2 K3 4 की वैल्यू दी रहती है, और उस शहर का डिज़ाइन विंड स्पीड आपको दिया रहता है, और आपको ये पता करना रहता है कि आपको उस बिल्डिंग का डिज़ाइन विंड स्पीड लोड क्या होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको PD जो है शुड बी लेस देन होना चाहिए PZ क्या है जहाँ पे आपका 0.6 VZ स्क्वायर है, ठीक है। ओके, नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। विंड डिज़ाइन, आपको डिज़ाइन विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है।
क्वेश्चन क्या है, एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज टू बी डिजाइन इन दिल्ली, कंप्यूट द डिजाइन विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, द बिल्डिंग हैज़ मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ 35 मीटर। कोई दिल्ली का शहर है जिसकी जो विंड प्रेशर की एट हाइट 20 मीटर की बात कर रहा है, उस पर आपको निकालना है। बिल्डिंग हैज़ अ मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ 35 मीटर। मीन्स आपको ये टोपोग्राफी जो है फैक्टर आपको दे दिया है कि बिल्डिंग की हाइट जो है कितनी है, 35 मीटर। तो आप जानते हैं कि मीन्स दिल्ली के लिए जो विंड स्पीड की वैल्यू है वो आपको मैंने मैंने आपको दिखाया था कि आपकी वैल्यूज़ क्या होती है। तो दिल्ली के लिए आपका जो विंड स्पीड इन्होंने क्वेश्चन में आपको दे दिया है, अगर मैं टेबल से आपको दिखा देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली के लिए जो डिज़ाइन विंड स्पीड कंसीडर की जाती है वो आपका 47 मीटर प्रति सेकंड की जाती है। तो मीन्स वीबी का वैल्यू क्वेश्चन में आपको निकालना है। वीबी इक्वल टू 47 मीटर पर सेकंड दे दिया इन्होंने। अब टेरेन फैक्टर की बात करें तो हम 50 ईयर के लिए अगर किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं तो नॉर्मली हम 50 ईयर्स है बिल्डिंग के लिए अगर कहीं डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए जो रिस्क फैक्टर K1 की वैल्यू है वो हमेशा 1 ली जाती है। और 100 ईयर्स के लिए अगर आपने किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है तो 1.05 से लेकर 1.08 तक की उस बिल्डिंग के लिए K1 की फैक्टर की वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो ना अब हम K1 की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं। अब हमने माना कि यह इंडस्ट्रियल एरिया है चूँकि दिल्ली, और ये बिलोंग करता है कैटेगरी 3 में ये बिलोंग करता है। तो उसके लिए जो आपका और क्लास बी की बिल्डिंग है ये, तो उसके लिए जो आपके K2 और K3 की वैल्यू है वो हम जो है टेबल से अपने पढ़ लेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको बेसिकली ये वैल्यू सारी क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपका K2 की वैल्यू हम टेरेन कैटेगरी के अनुसार जो है क्लास के अनुसार हम यहाँ से K2 की वैल्यू पढ़ लेंगे। तो उसके अनुसार हमने K2 की जो वैल्यू आई है वो आपका K1 की वैल्यू तो 1 हो गई, मैंने आपको पहले ही बता दिया। K2 की वैल्यू 0.98 और K3 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से आपने VZ की वैल्यू निकाल लिया, जो कि आपको पहले ही फार्मूले में बता चुका हूँ कि VZ इक्वल टू जो वैल्यू होती है क्या होती है, बेसिक जो डिज़ाइन विंड स्पीड की वैल्यू होती है VZ इक्वल टू K1 K2 K3 K4 मल्टीप्लाइड बाई VB वैल्यू 47 हो गया। K1 K2 K3 4 आपका ये हो गया। तो यह चूँकि ये K4 हमने क्यों नहीं यहाँ पे लिखा है, तो K4 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि K4 हमारा जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, K4 जो हमारा वो कोस्टल क्षेत्र को रिप्रेजेंट है और दिल्ली कोस्टल नहीं है, वहाँ कोई समुद्री इलाका नहीं, इसलिए हम K4 को नहीं कंसिडर करें। हम केवल K1 K2 K3 और मल्टीप्लाइड बाई VB कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा VZ इक्वल टू वैल्यू आई है वो 46.06 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, नाउ डिज़ाइन विंड प्रेशर PZ इक्वल टू हम जानते ही हैं, अभी जस्ट इसके पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो वैल्यू होती है PZ इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर होता है। PZ इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर, चूँकि VZ इक्वल टू K1 K2 K3 मल्टीप्लाइड बाई VB हम कर चुके हैं, ठीक है, VZ निकाल चुके हैं। तो 0.6 VZ स्क्वायर कर लेंगे तो हमें जो है डिज़ाइन विंड प्रेशर पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने PZ इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर कर दिया, जो कि वैल्यू 1.273 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अब यही जो वैल्यू है इस स्ट्रक्चर के लिए आपका डिज़ाइन विंड जो है आपका प्रेशर हो गया, ठीक। तो हमें दोनों चीज़ें निकालेंगे, एक विंड स्पीड भी हमने निकाल ली, VZ की वैल्यू भी और विंड प्रेशर भी। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि K1 K2 K3 4 वैल्यू कहाँ से लेते हैं और कैसे उसको पुट करते हैं और कैसे उसको ईजिली टैकल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो ना अब हमने डिस्कस कर लिया इन्वायरमेंटल लोड्स के बारे में भी। बेसिकली इसमें जो है विंड लोड को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सिस्मिक फोर्सेस, स्नो एंड रेन लोड्स एंड इरेक्शन लोड्स। तो ये लोड्स जो है कोड के अनुसार अलग अलग वैल्यूज़ रहती हैं और इनको जो है कैलकुलेट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कोई बेसिकली अलग से जो है कोई कैटेगरी नहीं है। तो आइए हम बताते हैं कि आपको कैसे सिस्मिक फोर्स को भी निकालते हैं, ठीक। ओके,
आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि मैंने देखा कि अब बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहती है, इस वजह से जो है उनकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। और स्टिल बेसिकली सब कुछ कोर्स है। इसके बाद मैं एक नया वीडियो लेके आऊँगा आपको जल्द ही। अब सारे वीडियोज़ आपको आते रहेंगे, क्योंकि अब 3 जनवरी से आपके लगभग एग्ज़ाम होने हैं। तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि जो है प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है वो पूरा सॉल्व करूँगा कि, और हर एक जो है यूनिट का मैं आपको बता दूंगा कि कोड में डायरेक्ट आप ये वैल्यूज़ कहाँ पा सकते हैं, मतलब थ्योरी कहाँ से कोड से आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स के बीच जो है वीडियो को शेयर जरूर करें, और अब वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें भी थोड़ी सी हेल्प हो। ओके ना, अब बात करते हैं हम अर्थक्वेक फोर्सेस की, जो कि यहाँ पे सेस्मिक फोर्सेस भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है या फिर बोला गया है। तो देखिए, सिस्मिक फोर्सेस को अलग अलग कैटेगरी के लिए सिस्मिक जोन बनाए गए हैं, जो है इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर कि जो आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, तो उन्होंने अलग अलग आप बात करें तो ये जो सिस्मिक जोन की वैल्यूज़ हैं ये इंडियन स्टैंडर्ड 1893 1984 में दी गई हैं। अलग अलग सिटी को अलग अलग जोन में बांटा गया है, और हर एक जोन के लिए अलग वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर हम सिस्मिक कोफिशिएंट की बात करें तो ये B × I × अल्फा नॉट होता है। और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड की बात करें, 2 मेथड से इसको कंसिडर किया जाता है। तो अल्फा H = बीटा × I × अल्फा = बीटा × I इन ब्रैकेट FO SA/G से जो है हम इसको रिप्रेजेंट, मतलब 2 बेसिकली केसेस में कोफिशिएंट मेथड है और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड है। तो इनके अंतर्गत जो है आपको वैल्यूज़ जो है आपकी निकाली जाती है। अब बात करते हैं कि ये वैल्यूज़ कहाँ से निकाली जाती हैं। तो ये वैल्यूज़ भी आपको कोड के अनुसार दी गई हैं। वैल्यूज़ ऑफ अल्फा नॉट एंड F नॉट की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। और बीटा की वैल्यू बात करें फॉर डिफरेंट सॉइल फाउंडेशन सिस्टम के लिए, तो आपको ये कोड में आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इनके लिए आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम में केवल इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 ही कोड अलाउड है एग्ज़ाम में। चाहे तो आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे भी मेंस के लिए जो है आपको केवल इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 ही अलाउड है। तो आपको बाकी सारे कोर्स की जो वैल्यूज़ हैं आपको याद ही करनी पड़ेंगी। तो आपने देख लिया, तो इस तरीके से जो है सिस्मिक लोड्स को हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली इसका बस आप इंट्रोडक्शन जानिए। अब बाकी जो वैल्यूज़ होती हैं कैलकुलेट करने की, वो वैल्यूज़ आपको दी रहती हैं एग्ज़ाम में। तो ये हो गया हमारा सिस्मिक फोर्सेस। स्नो एंड रेन लोड्स की बात करें हम, या फिर इरेक्शन लोड्स की बात करें, तो इनके लिए अलग से कोड है जहाँ पे इसका डिस्कशन किया गया है। मैं वो कोड बता देता हूँ आपको, उसकी जानकारी रखिए और वहाँ से उस डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं कि किस बिल्डिंग के लिए क्या लोड्स आपके होते हैं। अगर मैं स्नो लोड्स की बात करूं तो ये इंडियन स्टैंडर्ड 875 पार्ट 4 में दिया गया है। और अर्थक्वेक फोर्सेस की बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड 1893 के बाद में दिया गया है। इरेक्शन लोड की बात करें हम तो इंडियन स्टैंडर्ड 800 में आपको इसको डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो ओके ना, तो हमारे बेसिकली जो लोड्स हो गए, स्नो लोड में बर्फ़ का लोड हो गया, रेन हो गया मतलब बारिश के समय जो भी आपके छतों पे पानी पड़ता है या फिर आप कभी देखते हो ओले पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके कारण जो है आपका जो लोड होता है वो बिल्डिंग का बढ़ जाता है, जिसके कारण नेक्स्ट है आपका इरेक्शन लोड। तो ये आपको इंडियन स्टैंडर्ड 800 कोड में मिलेगा। बेसिकली आपको डेड लोड, लाइव लोड और विंड इन्वायरमेंटल लोड्स में बात करें तो विंड की लोड, आपको ये तीन चीज़ें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसको मैंने आपको कैलकुलेट करना भी अभी आपको बता दिया। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आप डेड लोड को भी कंसीडर करना चाहते हैं या कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है। ठीक है, डेड लोड मैं थोड़ा सा एक बार फिर से इंट्रोडक्टरी डाल देता हूँ आपको। तो अगर किसी का डेड लोड आप पता करना चाहते हैं तो क्या होगा, वो सेल्फ वेट मेंबर है तो उसकी वॉल्यूम और उसकी मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो है आपको उसका डेड लोड पता चलेगा। इम्पोज लोड या फिर लाइव लोड की बात करें तो आपका ये इंडियन स्टैंडर्ड 875 पार्ट 2 में आपको ये दिया गया है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइन बेसिस ऑफ फॉर डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन के क्या बेसिस होते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम डिज़ाइन बेसिस की बात करें तो बेसिकली 3 मेथड्स आप डिज़ाइन बेसिस 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका बेसिस है वो सिंपल डिज़ाइन है, इस सिंपल डिज़ाइन है। दूसरा सेमी रिजिड डिज़ाइन है और थर्ड जो है आपका फुली रिजिड डिज़ाइन मेथड है।
तो सिंपल डिज़ाइन मेथड में क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहला इसमें जो भी मेथड है इसको इलास्टिक थ्योरी के अंतर्गत माना जाता है। सेकंड है आपका नो मूवमेंट इन ट्रांसफर फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर, मतलब बेसिकली इसमें ये कहना चाहता है कि आपका जो एक में ये मानते हैं कि जैसे ये मेंबर है और ये मेंबर है, दोनों मेंबर एक दूसरे को कनेक्ट किया गया है, तो नो लोड ट्रांसफ़र टू द अनदर मेंबर। अगर इस मेंबर पे कोई लोड आ रहा है तो ये इस मेंबर पे, पेन वाले मेंबर पे ट्रांसफ़र नहीं करता है, ऐसा माना गया, जो कि वाकई गलत है। ठीक है, लोड थोड़ा भी ट्रांसफ़र होकर एकदम फाउंडेशन पे जाना चाहिए, ना कि केवल वही मेंबर झेल रहा हो उस लोड को। ऑल कनेक्शन ऑफ बीम्स, गर्डर एंड ट्रसेज आर वर्चुअली फ्लेक्सिबल। सभी लोड, सभी जो कनेक्शन है इसमें वो फ्लेक्सिबल माने जाते हैं, और ये मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है। कम्पिटिटिव एग्जाम SSC JEE में 2 बार पूछा भी गया है कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड कौन सा होता है। नेक्स्ट आपका मेथड है सेमी रिजिड डिज़ाइन मेथड। तो इसमें यह है कि दिस मेथड परमिट्स अ रिडक्शन इन मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इन बीम सुटेबली कनेक्टेड टू सपोर्ट्स ड्यू टू पार्शियल ट्रांसफर। इसमें यह माना गया, ऊपर तो आपने देखा कि दूसरे कनेक्टेड मेंबर पर लोड ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा था, इसमें ऐसा माना गया है कि पार्शली जो है आधा जो है लोड आपका वो ट्रांसफ़र होता है। इट्स इंश्योर्ड द पार्शियल फिक्सिटी इन अवेलेबल एट सपोर्ट्स। इसमें यह भी माना गया है कि जो सपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे पार्शियल जो है आपकी फिक्सिटी होती है। ठीक है, मीन्स आपका जुड़ा हुआ होता है, पार्शियली जुड़ा होता है, अवेलेबल होता है। नेक्स्ट ये इकोनॉमिकल दैन सिंपल डिज़ाइन। ऊपर के मेथड्स के डिज़ाइन से ये काफ़ी सिंपल है और इकोनॉमिकल है, इसलिए बेसिकली इसको यूज़ भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फुल्ली रिजिड डिज़ाइन मेथड। तो ये जो है एजम्पशन मानता है कि फुल्ली रिजिड होता है। इसमें जो पहला एजम्पशन माना जाता है इस डिज़ाइन मेथड में कि जो सपोर्ट होता है आपका वो पूरी तरीके से आपका जो होता है वो रिजिड होता है, एकदम फिक्स्ड होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जबकि यहाँ देखिए ऊपर सेमी रिजिड मेथड में पार्शियली था और सिंपल मेथड में बिल्कुल ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा था, फ्लेक्सिबल था एकदम। नेक्स्ट है आपका द इंड कनेक्शन ऑफ द मेंबर्स फ्रेम शैल बी सफिशिएंट रिजिडिटी टू होल्ड म्यूचुअली अनचेंज्ड ओरिजिनल एंगल्स बिटवीन सच मेंबर्स एंड मेंबर इन दे कनेक्टेड। इसमें जो है आपका ओरिजिनल एंगल जो है वो सेम रहता है और जिससे वो कनेक्ट है। बात करें इसको यूज कहाँ करते हैं, तो इट्स यूज्ड इन कन्वेंट केसेस इन गिव्स इकोनॉमी इन द वेट ऑफ स्टील एंड सेव्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो बेसिकली यह जो है आपका इकोनॉमी के लिए यूज किया जाता है, वो भी कुछ स्पेशल केसेस के लिए। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार हमने बेसिस फॉर डिज़ाइन दिया। अब बात करते हैं हम डिज़ाइन फिलॉसफीज़ की। तो देखिए डिज़ाइन फिलॉसफीज़ जो बेसिकली हैं आपके, ये 4 डिज़ाइन फिलॉसफीज़ हैं। पहला जो मेथड है उसे हम इलास्टिक कम वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी बोलते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड आपने जो है RCC डिज़ाइन में भी पढ़ा होगा। सेकंड जो मेथड होता है उसे ULM बोलते हैं, अल्टीमेट लोड मेथड बोलते हैं। तीसरा जो मेथड होता है उसे LSM बोलते हैं, लिमिट स्टेट मेथड बोलते हैं। एंड फोर्थ जो होता है प्लास्टिक मेथड ऑफ डिज़ाइन होता है, जिसमें मैं आपको 3 मेथड का भी डिस्कशन कर रहा हूँ, इलास्टिक, वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट लोड और लिमिट स्टेट का। प्लास्टिक यूनिट 5 में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक मूवमेंट निकालने के लिए एक अलग से यूनिट ही है, तो इसको वहीं पे डिस्कस करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इलास्टिक मेथड क्या होता है। ओके, सबसे पहला जो मेथड है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, या फिर इसे जो है आपका इलास्टिक मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें जो कोड यूज होता है इस मेथड से अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोड जो ज़रूरत पड़ती है वो इंडियन स्टैंडर्ड 800/1984 है। और इसमें जो डिज़ाइन है ये हमेशा कोशिश करते हैं हम, अगर हिंदी में बात करें तो यह विधि साधारण डिज़ाइन की विधि है। इसमें जो है सभी भार जो है इलास्टिक लिमिट के अंदर लिए जाते हैं, तथा जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा, मैं अगर स्ट्रेस कहेंगे तो वो आपका लीनियर होगा, एक सीधी रेखा में होगा। ठीक है, और इसमें ऐसा माना जाता है कि जो भी वर्किंग लोड है, जो उस वर्किंग स्ट्रेस मेथड से अगर आप किसी स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस मेथड में जो भी वर्किंग लोड है, जो भी लोड भार काम करेगा, वो उसकी परमिसिबल जो वो लोड मैक्सिमम सह सकता है उससे हमेशा आपका कम होना चाहिए, तभी वो यह मेथड आपका काम करेगा। इसमें अगर हम परमिसिबल स्ट्रेस की बात करें तो परमिसिबल स्ट्रेस इक्वल टू जो होता है वैल्यू, वो यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है।
यील्ड स्ट्रेस क्या है आपका? पराभव प्रतिबल है, मीन्स जहाँ पे वो फेल होता है वो मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस है अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यूज़ की जाती है। ओके, इसकी डीमेरिट्स की मैं बात कर लेता हूँ कुछ। तो इसकी डीमेरिट्स, पहला ये अनइकोनॉमिकल मेथड है, दूसरा इससे जो सेक्शन प्राप्त होता है वो बहुत बड़े सेक्शन प्राप्त होते हैं, और नेक्स्ट जो इसकी आपकी वैल्यू है वो अनयूज्ड सेक्शन है। मीन्स आपको ये पूरी तरीके से इस सेक्शन जो है जो भी इस मेंबर इस डिज़ाइन से प्राप्त होते हैं वो बेसिकली पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो पाते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है आपका अल्टीमेट लोड मेथड। इसमें जो है प्लास्टिक स्टेट पर बेसिकली इसको डिज़ाइन किया जाता है, और इसमें ऐसा माना जाता है कि जो परमिसिबल स्ट्रेस है वो वर्किंग स्ट्रेस के बराबर है। मीन्स कोई स्टील स्ट्रक्चर अगर 10 किलोन्यूटन का लोड सह सकता है, और उसके ऊपर जो वर्किंग लोड है जो उस पर भार आ रहा है वो भी 10 किलोन्यूटन है, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपकी परमिसिबल वैल्यू उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, परमिसिबल वैल्यू इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आप देखते हो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी था। वर्किंग लोड, अगर इसमें हम वर्किंग लोड की बात करें तो वर्किंग लोड इक्वल टू होता है आपका वर्किंग लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड फैक्टर शुड बी लेस देन अल्टीमेट लोड। अगर हम इसमें कुछ भार के कॉम्बिनेशन की बात करें, इसमें लोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेड लोड इक्वल टू होता है 1.7, ठीक। डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड मल्टीप्लाइड बाय वर्किंग लोड के लिए जो लोड फैक्टर होता है 1.7 होता है। डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस वर्किंग विंड लोड जो कंसीडर किया जाता है वो 1.3 होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके किसी भी सेक्शन का आपका अल्टीमेट लोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लोड हमेशा अल्टीमेट लोड से आपका कम होना चाहिए। अल्टीमेट लोड मेथड की डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो डीमेरिट्स इसकी ये है, इसमें आप सर्विसिबिलिटी ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कितनी समय तक जो है काम करेगा या सेवा देगा। सर्विसिबिलिटी मतलब सेवा देना। और नेक्स्ट आपका है अल्टीमेट लोड सडन फेल्योर। इससे अल्टीमेट लोड के कारण सडन फेल्योर भी आते हैं जिसकी आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट जो मेथड है और जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, पूरी जो आप स्टील स्ट्रक्चर की डिज़ाइन पढ़ेंगे वो इसी मेथड पे आधारित है, वो है आपका लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड को पढ़ने के लिए आपको एक कोड की ज़रूरत होगी जिसे हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007। ठीक है, इस कोड को डिस्कस करेंगे। इस कोड्स में बेसिकली क्या है, लिमिट स्टेट मेथड जो डिज़ाइन है ये डिपेंड करता है आपके कई सारी वैल्यूज़ पे, जैसे कि मैं इसको डिस्कस यहाँ करूँगा। लिमिट स्टेट मेथड को बेसिकली दो तरीके से इससे डिज़ाइन की जाती है। पहला कोलैप्स के लिए, दूसरा सर्विसिबिलिटी के लिए। कोलैप्स में हम जो डिज़ाइन करते हैं वो स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, मतलब जो भी सेक्शन आप डिज़ाइन कर रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड से उसमें वो स्ट्रेंथ कोलैप्स मीन्स वो फेल होने की कैपेबिलिटी हम पता करते हैं। तो स्ट्रक्चर की सर्विसिबिलिटी में हम पता करते हैं कि वो कब तक स्टैंड कर देगा, मतलब कब तक सेवा देगा। तो अगर हम बात करें तो कोलैप्स में स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ मतलब शुड बी यील्डिंग, बकलिंग, रप्चर, ओवरटर्निंग, स्वे। इन सारी चीज़ों को मतलब यील्डिंग हम पता करते हैं, बकलिंग पता करते हैं, रप्चर और ओवरटर्निंग मीन्स पलटना, स्वे ये झुकना। तो ये सारी चीज़ों को हम कोलैप्स के अंतर्गत पता करते हैं लिमिट स्टेट में। और सर्विसिबिलिटी के अंतर्गत हम डिफ्लेक्शन उसमें कब आ सकता है, क्रैकिंग कितनी आ रही है, फायर रेजिस्टेंस है कि नहीं है, ड्यूरेबिलिटी क्या है और वाइब्रेशन कौन कौन से लोड्स आते हैं, उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं हम वो लिमिट स्टेट मेथड में ये सारी चीज़ें पता करते हैं। हमेशा याद रखिए कि लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज जो किया जाता है वो आपका स्ट्रेंथ रिड्यूस करता है, लेकिन लोड को इंक्रीज़ करके मीन्स दोनों ही एक साथ जो है आपके वैल्यू जो है बढ़ती या फिर घटती हैं। जबकि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फैक्टर जो भी यूज किया जाता है वो स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है बट लोड्स सेम। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करें तो यील्ड स्ट्रेंथ बटे आपका गामा एम, ये जो है आपका फैक्टर लोड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट होता है, जो कि हम आगे चल के इसको कंसीडर करेंगे। अगर हम मेरिट्स की बात करें तो लिमिट स्टेट मेथड में जो मेरिट्स हैं वो ये है कि इससे सेक्शन स्मॉल मिलता है। कोलैप्सिबिलिटी के बारे में पता चल जाता है कि सेक्शन कब फेल हो रहा है। सर्विसिबिलिटी पता चलता है कि कब तक सेक्शन जो है सर्विस देगा, और इकोनॉमिकल है कि नहीं है इसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। डीमेरिट्स इसकी सबसे यही है कि जो इसका परमिसिबल स्ट्रेस है
वो अल्टीमेट लोड मेथड से इसमें जो है ये वैल्यू है कि जो अल्टीमेट लोड है वो इससे इसको कंसीडर किया जाता है। ये इसकी पहली डिमेरिट्स है। तो इसी के साथ अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो हमने लिमिट स्टेट मेथड को भी जान लिया। लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होती है, सर्विसबिलिटी क्या होती है, इन सब सारी चीज़ को जो और प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस फॉर डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। लोड्स को हमने पहले ही कंसीडर कर लिया, तो लोड्स को मैं फिर से डिस्कशन यहाँ पे नहीं करूँगा। ओके, तो इस प्रकार से यूनिट 1 हमारा द एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है। ये 2 वीडियो में है, पार्ट 1 आप ज़रूर देख लें ताकि पार्ट 2 को आपको समझने में आसानी हो। ये यूनिट 1 पूरी तरीके से समाप्त हो गया है और नेक्स्ट जो वीडियो है आपको कल तक में मिल जाएगा। अगर आप लोग का फीडबैक अच्छा रहे तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट आप लोग से फीडबैक नहीं मिल रहा है। बस बहुत कम लोग, आप शायद अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो देखेंगे तो बेहतर होगा, अगर नहीं देख रहे हैं तो भी बेहतर होगा। उनके रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा कि कैसा आता है, बट जानकारी आपको होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो यूनिट होगा 2 रिवेटेड बोल्टेड एंड पिंड कनेक्शन, इसके वीडियो भी जल्दी लाऊंगा। तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर डिस्कशन करें और कोशिश करें कि आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले जल्द वीडियो डालने के। 580 हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आप मुझे जो है जल्द से जल्द यूज़ करके 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाएँ। और कोई भी जानकारी चाहिए होगी आपकी, और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।